हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे राजनीतिक विज्ञान की आज 4th यूनिट है संप्रभुता। तो आज हम संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके अति लघु और लघु क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके अति लघु क्वेश्चन क्या है। प्रभुसत्ता का जन्म समझौते के परिणाम स्वरूप होता है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इस विचार के प्रतिपादक लोक तथा रूसो हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसने कहा? तो माओ त्से तुंग ने कहा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विचारधारा है जो प्रभुसत्ता को वर्ग शक्ति मानती है? तो यह मार्क्सवादी विचारधारा है जो प्रभुसत्ता को क्या मानती है? वर्ग शक्ति मानती है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो आइंस्टीन के अनुसार जो प्रभुसत्ता है वह निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित है। क्या प्रभुसत्ता जो है वो निश्चित व्यक्ति या वर्ग समूह में निहित है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के दो रूप लिखिए। तो संप्रभुता के दो रूप, कानूनी संप्रभुता और राजनीति संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, बहुलवाद में कौन से विचारक संबंधित हैं? तो बहुलवाद के बाकर, लास्की, कोल, मैटलैंड तथा मैकाइवर आदि विचारक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रभुता से क्या आशय है? तो लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। यानी जो लोक प्रभुता है उसे लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है जब शासक वर्ग पर जनता का नियंत्रण होता है। यानी जो शासन वर्ग है उस पर क्या होता है? जनता का नियंत्रण होता है और जनता द्वारा ही सरकार का गठन किया जाता हो। और क्या सरकार ही जनता ही क्या करती हो? सरकार का गठन करती हो और जनता के द्वारा ही शासन वर्ग पर नियंत्रण हो, तब संपूर्ण शासन व्यवस्था पर जनता का ही क्या होता है? शासन होता है। जनता के हाथों में संपूर्ण सत्ता का होना ही लोक प्रभुता कहलाता है। यानी जब सरकार के सभी कार्य जनता के द्वारा किए जाते हों तो उसे क्या कहा जाता है? लोक प्रभुता कहा जाता है। लोक प्रभुता का विचार रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सर्वप्रथम व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, लाल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लाल शब्द की उत्पत्ति ट्यूटानिक भाषा के लेग शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, कानून के संबंध में आइंस्टीन की परिभाषा दीजिए। तो आइंस्टीन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। अगला क्वेश्चन है, दंड की परिभाषा दीजिए। तो रेकलेस के शब्दों में दंड वह क्षतिपूर्ति है जो एक समाज अपने कानून भंग करने वाले सदस्य से वसूल करता है। यानी जो समाज के जो कानूनों के नियमों का पालन नहीं करता तो उसे क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दंड के दो सिद्धांत का उल्लेख दीजिए। तो दंड के दो सिद्धांत हैं। पहला पॉइंट है, जब अपराधी को दंड बदला लेने की भावना से दिया जाता है तो उसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी जब अपराधी को दंड दिया जाता है यानी बदले की भावना से, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है। जब अपराधी को दंड उसकी अपराधी प्रवृत्ति में सुधार लाने के लिए दिया जाता है तब उसे सुधारात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी अपराधी को दंड दिया जा रहा है कि वह उस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए, यानी अपराधी की प्रवृत्ति को सुधारने के लिए दंड दिया जा रहा है तो उसे सुधारात्मक सिद्धांत कहा जाते हैं। और जब अपराधी को दंड बदले की भावना से दिया जाता है तो उसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं इसके लघु क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राज्य में संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? तो संप्रभुता का अर्थ एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति से लिया जाता है जिसके आदेशों का पालन देश के सभी निवास अनिवार्य रूप से करते हैं। यानी संप्रभुता जो है उसका अर्थ यानी संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिसके आदेशों का पालन देश के सभी निवासी करते हैं और जिस पर आंतरिक व बाहरी रूप से किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। और जो संप्रभुता है उस पर क्या है? आंतरिक और बाहरी रूप से किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, किंतु इस प्रकार की संप्रभुता का राज्य में निवास कहाँ होता है? इस प्रश्न पर 4 दृष्टिकोणों में समीक्षा करनी होगी। प्रथम है कि संप्रभुता किसी व्यक्ति या राज्य में निवास करती है, यानी जो संप्रभुता है वो किसी व्यक्ति या राज्य में निवास करती है। दूसरा है संप्रभुता जनता में निवास करती है। और तीसरा है संप्रभुता संविधान निमात्री सभा में निवास करती है।
और फोर्थ है कि संप्रभुता कानून बनाने वाली संस्था में निवास करती है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता लिखिए। यानी जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसके सिद्धांत की विशेषता क्या है। लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। यानी जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो क्या है, लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। जब शासक वर्ग पर जनता का नियंत्रण हो और जनता द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। यानी जो शासन है उस पर किसका नियंत्रण हो, और जनता का, और जनता ही क्या करती हो, सरकार का निर्माण करती हो, तब संपूर्ण शासन व्यवस्था पर जनता का ही शासन होता है। जनता के हाथों में संपूर्ण सत्ता का होना ही लोकप्रिय संप्रभुता कहलाता है। यानी जो संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण शासन है, वो किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में हो, तो वह क्या कहलाती है, लोकप्रिय संप्रभुता कहलाती है। लोकप्रिय संप्रभुता रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में सर्वप्रथम व्यक्त किया है। गवर्नर के अनुसार लौकिक संप्रभुता का अभिप्राय केवल यही है कि जिन राज्यों में वयस्क मताधिकार है उनमें मतदाताओं को अपनी इच्छा व्यक्त करने और उस पर अमल करवाने की सत्ता प्राप्त है। अब देखते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता की विशेषता क्या है। लोकप्रिय संप्रभुता का आशय है कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। यानी लोकप्रिय जो संप्रभुता है उसका आशय है कि जो सारी सत्ता है वो किसमें, जनता में निहित है, तथा उसके हाथों में शासन की नीति का निर्धारण करना होता है। लोकप्रिय संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, लोकप्रिय संप्रभुता में राज्यों की कोई भी शक्ति जनता के विचारों की अवहेलना नहीं कर सकती। यानी जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसमें राज्य की कोई भी शक्ति जनता के जो विचार हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि जनहित की अवहेलना होने पर क्रांति की संभावना होती है। दूसरी विशेषता है कि इस प्रकार की संप्रभुता में व्यक्ति अथवा वर्ग के हितों की अपेक्षा जनता का हित सर्वमान्य है। यानी जो ये क्या लोकप्रिय संप्रभुता है इसमें है कि व्यक्ति अथवा वर्ग के हितों को न देखकर जनता का हित देखा जाता है। राज्य की लोकप्रिय संप्रभुता में सार्वजनिक हित की ही प्रधानता होती है, और जो राज्य की लोकप्रिय संप्रभुता है इसमें सार्वजनिक हित यानी सबके हित के बारे में सोचा जाता है। यह जनता द्वारा जनता के लिए ही होती है, और जो लोकप्रिय संप्रभुता है जनता के द्वारा ही जनता के लिए होती है। अगली विशेषता है, इसमें सरकार का अस्तित्व अपने हित में न होकर जनता के हित में होता है। और इसमें जो सरकार का अस्तित्व है सरकार के हित में न होकर जनता के हित में होता है। और छठी विशेषता है, लोकप्रिय संप्रभुता में सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कानून के अनुसार ही करती है। यानी जो लोकप्रिय संप्रभुता के अनुसार जो सरकार है वो अपनी शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार करती है। दूसरे शब्दों में सरकार कानून द्वारा प्रतिबंधित होती है। इसमें जनमत की अभिव्यक्ति के लिए अवैधानिक शासन आवश्यक होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कानूनी एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। पहला पॉइंट है, कानूनी संप्रभुता कानून का निर्माण करने वाली होती है। यानी जो कानूनी संप्रभुता है वह क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। किंतु जो राजनीतिक संप्रभुता है वो कानून बनाने व नियम बनाने पर प्रभाव डालती है। और जो राजनीतिक संप्रभुता है क्या करती है, वो कानून बनाती है, कानून बनाने के नियमों पर प्रभाव डालती है, और जबकि कानूनी संप्रभुता कानून का निर्माण करने वाली होती है। दूसरा पॉइंट है, कानूनी संप्रभुता केवल संगठित व्यक्तियों में निहित होती है, किंतु राजनीतिक संप्रभुता में संगठित तथा असंगठित दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह होता है। जो कानूनी संप्रभुता है उसमें केवल संगठित व्यक्ति होते हैं, किंतु जो राजनीतिक संप्रभुता है उसमें संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तीसरा पॉइंट है, कानूनी संप्रभुता किसी निश्चित संगठन आदि में निहित होती है। जो कानूनी संप्रभुता है वो क्या है, किसी निश्चित संगठन में निहित होती है, किंतु राजनीतिक संप्रभुता के लिए निश्चित संगठन होना अनिवार्य नहीं है। वस्तुतः
कानूनी संप्रभुता संगठित, स्पष्ट एवं निश्चित होती है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता क्या है? अस्पष्ट, अनिश्चित एवं असंगठित होती है। अगला है कानूनी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता की देन है। जो कानूनी संप्रभुता किसकी देन है? राजनीतिक संप्रभुता की, जबकि राजनीतिक संप्रभुता वास्तविक शक्ति का उपयोग करती है। और जो राजनीतिक संप्रभुता इसमें क्या होता है? वास्तविक शक्ति का प्रयोग होता है। और कानूनी संप्रभुता में राजनीतिक संप्रभुता की देन है। पांचवा पॉइंट है कानूनी संप्रभुता में इच्छा अपने न्यायालयों द्वारा मान्य होती है। यानी कानूनी संप्रभुता की इच्छा सभी न्यायालयों द्वारा मान्य होती है, किंतु राजनीतिक संप्रभुता के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। छठा पॉइंट है कानूनी संप्रभुता मूर्त होती है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता मूर्त तथा अमूर्त दोनों ही रूपों में होती है। कानूनी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता पर आधारित होती है। जो कानूनी संप्रभुता क्या है? राजनीतिक संप्रभुता पर आधारित होती है। वैधानिक संप्रभुता को कानून निर्माण करने की शक्ति राजनीतिक संप्रभुता से ही प्राप्त होती है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता के पास अपनी मौलिक शक्ति होती है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छे कानून के लक्षण हैं, यानी अच्छे कानून के क्या लक्षण हैं? तो पहला है सर्वव्यापकता। पहला लक्षण क्या है? सर्वव्यापकता। अच्छा कानून वह है जो सभी को समान तथा न्याय दृष्टि से देखता है। यानी अच्छा कानून वो है जो सभी के लिए समान हो और न्याय की दृष्टि से देखता हो तथा सभी के साथ समान व्यवहार करता हो। और अच्छा कानून क्या है? कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करता हो। वस्तुतः कानून का समदर्शी होना आवश्यक है। सर्वव्यापकता के साथ साथ कानून ही सर्वोच्च होना चाहिए, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं। संपूर्ण शासन तंत्र कानून के अधीन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आंतरिक शांति का रक्षक, यानी कानून का उद्देश्य देश में शांति की स्थापना करना है। अतएव अच्छे कानून का यही लक्षण है कि उसमें निर्मित होने तथा उसके पालन करने से देश में सुख व शांति स्थापित रहे, यानी आंतरिक सुरक्षा बनी रहे और सुख शांति स्थापित हो। तीसरा पॉइंट है अधिकारों का रक्षक। व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व का विकास मौलिक तथा कानूनी अधिकारों के योग करके कर सकता है। अतएव अच्छे कानूनों की यह पहचान है कि वह नागरिक के नैतिक व मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। फोर्थ पॉइंट है जनमत का प्रतिनिधित्व। तो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों में वे ही कानून सर्वश्रेष्ठ हैं जो जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सार्वजनिक हित को संपादित करते हैं। वस्तुतः कानून का उद्देश्य आदर्श होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास में सहायक, यानी प्रत्येक कानून के पीछे व्यक्ति हित की धारणा छिपी होती है। अतएव वही कानून अच्छा है जिसके द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति संभव और वह व्यक्ति को अपना विकास करने में अधिक सुविधा प्रदान करे। छठा पॉइंट है स्पष्टता। तो कानून के शब्द इतने स्पष्ट होने चाहिए कि उनका भिन्न भिन्न अर्थ न निकाला जा सके। सभी लोगों की दृष्टि में शब्द का अर्थ समान होना चाहिए, जिससे लोगों को यह पता रहे कि कानून का सही अर्थ क्या है। सातवां पॉइंट है सरलता। कानून की अच्छाई सभी सरलता पर निर्भर करती है। वही कानून अच्छा समझा जाता है जिसकी भाषा इतनी सरल हो कि वह सर्वसाधारण बिना कठिनाई से समझ सके। आठवां पॉइंट है विश्व बंधुत्व का पोषक, यानी राज्य द्वारा निर्मित सभी कानून ऐसे होने चाहिए कि उनमें दूसरे राष्ट्रों की भावनाओं का हनन न हो और उनमें विश्व बंधुत्व की भावना की पुष्टि हो सके। पांचवा क्वेश्चन है कि व्यक्ति कानूनों का पालन क्यों करते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो कानून के पालन के संबंध में विद्वानों ने अपने मत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। दंड का भय, यानी व्यक्ति दंड के भय से कानूनों का पालन करते हैं। प्रेम, सहानुभूति, सामाजिक कल्याण, नैतिक चेतना आदि गुण व्यक्ति के मूल स्वभाव के अंग नहीं है। अतः राज्य के कानूनों का पालन वह इस कारण करता है क्योंकि ऐसा न करने पर उसे दंड मिलेगा और स्वयं इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह राज्य की शक्ति का प्रतिहार कर सके। यानी जो
व्यक्ति है वो राज्य के कानूनों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे दंड का भय होता है। दूसरा पॉइंट है अधिकारों की सुरक्षा। तो कुछ व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा हेतु कानून का पालन करते हैं। कानून अपराधों को रोकते हैं और लोगों के अधिकारों को सुरक्षा करते हैं। जो लोग कानून में पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते वे भी उनका पालन नहीं करते। यानी जो व्यक्ति हैं वो कानूनों का पालन इसलिए करते हैं जिससे उनके अधिकार क्या रहें, सुरक्षित। तीसरा पॉइंट है स्वभाव कानून का पालन करने की भावना। यानी व्यक्ति स्वभावतः कानून का पालन करते हैं। व्यक्ति का कानूनों की व्यवस्था के अंतर्गत पालन पोषण होता है। वह अन्य लोगों को कानूनों का पालन करते देखते हैं। समाज में उन लोगों की प्रतिष्ठा होती है जो कानूनों का स्वभाव पालन करते हैं। कानूनों का पालन न करने पर दंड मिलता है। इन बातों का उनके मन में प्रभाव पड़ता है और स्वभावतः कानूनों का पालन करने लगता है। सामाजिक कल्याण। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक कल्याण के विषय में सोचते हैं। कानून का पालन भय के कारण नहीं वरन इसलिए करते हैं कि उनमें संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। वे जानते हैं कि कानून के बिना समाज स्थिर नहीं रह सकता और अराजकता व अव्यवस्था के अंतर्गत समाज उन्नति नहीं कर सकेगा। कुछ लोगों को पता है कि वह जो समाज का कल्याण है वो कानूनों के द्वारा ही संभव है, इसलिए वे समाज कल्याण के बारे में सोचकर ही क्या करते हैं, कानूनों का पालन करते हैं। पांचवा पॉइंट है नैतिक चेतना। तो व्यक्ति कानून का पालन इसलिए करते हैं कि उनकी चेतना और नैतिक विकास के लिए आवश्यक समझी जाती है वरन राज्यों के कानूनों का पालन करने में वे अपने नैतिक चेतना अनुभव करते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्यक्ति कानूनों का पालन क्यों करते हैं? दंड के भय से, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, कानूनों का पालन करने की भावना, स्वभावतः कानूनों की पालन करने की भावना, सामाजिक कल्याण के लिए और नैतिक चेतना। अगला क्वेश्चन है दंड व्यवस्था में आवश्यक तत्वों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। या दंड देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है? तो पहला है अनुपात। दंड देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यदि दंड अपराध के अनुरूप नहीं है तो यह अपराधी को सुधारने के स्थान पर और बड़ा अपराधी बना देगा। बेंथम इस तथ्य पर विशेष बल दिया है। उसके समय में प्रचलित इंग्लैंड में दंड व्यवस्था में अनेक दोष निहित हैं। सेब चुराने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाता था तथा हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। यानी अनुपात, यानी दंड देने का अनुपात है, यानी जिसकी जितनी बड़ी गलती उसे उतना बड़ा दंड, जिसकी जितनी छोटी गलती उसे उतना ही छोटा दंड दिया जाना चाहिए। हत्या करने वाले को तथा एक छोटी सी चोरी करने वाले को समान दंड देना क्या असंगत प्रतीक नहीं होता? ऐसी दोषपूर्ण दंड व्यवस्था में व्यक्ति छोटे अपराध के स्थान पर बड़ा अपराध करेगा तथा इससे सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। अतः व्यक्ति जैसा अपराध करता है उसे उसी के अनुरूप दंड मिलना चाहिए। दंड व्यवस्था में अपराध के अनुरूप सरल, कुछ कम कठोर, कुछ कठोर तथा कुछ अत्यधिक कठोर दंड की श्रेणी होनी आवश्यक है। अगला है परिस्थिति। यह दंडाधिकारी के विवेक पर निर्भर होना चाहिए कि एक जैसे अपराध की यदि परिस्थिति भिन्न भिन्न है तो उन्हें दंड के विभिन्न प्रकार का देना चाहिए। यदि भूख से पीड़ित व्यक्ति चोरी करता है तो उसे पेशेवर चोर की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें अपराधी को स्थिति, अपराध की परिस्थिति और समाज के अपराध के प्रभाव में दृष्टिगत रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है निष्पक्षता। किसी अपराधी का दंड निर्धारित करने के दौरान दंडाधिकारी का निष्पक्षता होना परम आवश्यक है। यह कानून की सामान्य अवधारणा में भी अनुकूल है। उसको किसी भी रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे अपराध का दंड नियत करते समय राजा, रंक, धनी,
निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित आदि बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। फोर्थ हेडिंग है मानवता। दंड देते समय मानवीय भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। दंड अमानुषिक और क्रूर नहीं होना चाहिए। प्राचीन समय में अमानुषिक यातनाएं दी जाती थी, परंतु आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में दंड देने की सरल विधियों का प्रयोग होने लगा है, जिससे दंड के प्रति समाज में घृणा का भाव उत्पन्न न हो। तो यानी दंड की व्यवस्था में आवश्यकता कौन कौन से अनुपात, यानी जिसकी जितनी बड़ी गलती उसे उतना बड़ा दंड, और जिसकी जितनी छोटी गलती उसका उतना छोटा दंड। परिस्थिति, यानी दंड देते समय व्यक्ति की परिस्थिति जांच लेनी चाहिए कि उसकी परिस्थिति कैसी है, और उसने यदि किसी ने चोरी, भूख के कारण चोरी की है तो क्यों की है। निपक्षता, यानी दंड निपक्षता से दिया जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये अमीर है, गरीब है, धनी, निर्धन। मानवता, और यदि मानवता को ध्यान में रखकर ही दंड दिया जाना चाहिए।